हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के विषय विज्ञान के। जो आपको मॉडल पेपर जो आया है 2022-23 का, उसमें साइंस सब्जेक्ट का आज हम लोग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखेंगे। आप लोग को जो मॉडल पेपर आया है, आप लोग को पता है कि समय आप लोग का 1.5 घंटा रहेगा और टोटल पूर्णांक आपका 40 नंबर रहेगा, है ना। तो कुछ निर्देश जो दिया गया है, आप लोग निर्देश को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। कि कुल प्रश्न 40 नंबर का रहेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर चयन कीजिए, है ना। और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। साइंस का इसमें 40वें क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जैक बोर्ड से हर एक रिलेटेड जानकारी को दी जाती है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, कहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन रहेगा। तो 4 गो ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन को चूज करना है, यानी चुनना है। तो देखिए, समतल दर्पण पहला दिया है, दूसरा उत्तल, तीसरा दिया अवतल, चौथा दिया कोई नहीं। तो आपको पता है कि समतल दर्पण का तो उपयोग होता नहीं, या तो होगा उत्तल या तो अवतल। अब ये दोनों चीज़ को समझिए। उत्तल दर्पण क्या करता है, ये बड़े बड़े चीज़ को छोटा कर देता है, बड़े चीज़ को छोटा कर देता है। लेकिन अवतल दर्पण में छोटे चीज़ को बड़ा कर देता है कि नहीं। तो दाढ़ी छोटा छोटा होता है ना, तो इसको बड़ा करने वाला काम कौन करेगा, अवतल दर्पण करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण, है ना। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहा है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। देखिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर बोलते हैं ना। तो दोनों में क्या संबंध है। तो अगर आप अवतल दर्पण पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, जो मुख्य अक्ष से जाने वाली किरणें जो होता है, ये मुख्य अक्ष से जाने वाली किरणें, यहाँ पर पोल होता है, इसके बाद यहाँ पर फोकस होता है, और यही फोकस के दुगुना में क्या होता है, यहाँ कर्वेचर होता है, यानी सी होता है। तो आर जो होता है, ये क्या होता है, सेंटर का क्या होता है, आधा होता है, यानी आर जो होता है क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर बराबर जो होगा, यानी आर बराबर जो होगा F/2, सॉरी एफ, आर बराबर जो होगा आर बराबर क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2F। अब यदि यहाँ से एफ यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R/2। ये 2 इधर गुना, इधर आके क्या हो जाएगा, भागा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2। तो F बराबर R/2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित मतलब नहीं बदलती है। तो कौन सा क्रिया है जो प्रकाश के अपवर्तन के समय नहीं बदलता है, अपवर्तित होता है। तो आवर्ती जो होता है ये कभी नहीं बदलता है। वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, और इनमें से तो कोई हवे नहीं करेगा। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी कितना दिया है, 1 मीटर दिया है कि नहीं, वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या है। उत्तल लेंस ये प्लस में होता है, आप याद रखिएगा। इसका परिपाटी चिन्ह जो होता है क्षमता मतलब क्या होता है। अब पावर निकालेंगे तो पावर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/F। अब P इक्वल टू निकालिए, 1 का 1 और F का मान दिया है 1 मीटर। तो यहाँ रखिए 1 मीटर। अब 1 से 1 को काट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही मीटर बचेगा। तो 1 मीटर क्या हो जाएगा, ये प्लस में होगा, क्योंकि ये क्या है, उत्तल लेंस है। अवतल लेंस होता तो ये माइनस में होता था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की, ध्यान से देखिए, ये अवतल लेंस कहा गया है ना, कि फोकस दूरी क्या होगा इसमें। तो 4D क्षमता दे दिया, मतलब इसमें P का मान 4D दे दिया गया है कि नहीं। डायरेक्टर जी इसका क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है, आपको याद होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी F बराबर पूछा है, तो दोनों में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P, ये फॉर्मूला होता है। तो F बराबर यहाँ से निकालिए, और P का मान यहाँ पर क्या दिया है, 4D, तो यहाँ 4 रखेंगे। और 4 से यदि 1 को काटेंगे तो कितना निकलेगा, ये 0.4 दूनी 8, 10 × 4 = 20, यानी 0.5 निकलेगा, यानी 0.5 सेंटीमीटर आया है कि नहीं। सेंटीमीटर नहीं, मीटर आया, क्योंकि यहाँ पर मीटर दिया है क्षमता वाले। तो ये क्या निकलेगा, मीटर में। और आपको पता है कि 0.25 मीटर में है। इसको सेंटीमीटर में हम जब भी चेंज करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। अगर 100 से जैसे गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो आपका निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आशा करते कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते 6ठा नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा है कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन मतलब समझते हैं ना, गाड़ी। ये देखिए, जो गाड़ी है, गाड़ी के अग्रदीपों में, अग्रदीप का मतलब क्या होता है, जो आगे साइड में जो लाइट लगा रहता है ना, उसी को बोलते हैं अग्रदीप। तो इसमें कौन से दर्पण का उपयोग होता है। आपको बता दें कि इस दर्पण में यहाँ अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण इस तरह से होता है
और लाइट यहाँ पर लगा रहता है, ताकि ये लाइट क्या होगा, ये सीधी लाइट मारेगा, है ना। तो यहाँ क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर का है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मतलब हम लोग के आँख पर जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना। लेकिन रेटिना तो इंग्लिश में नाम है, यहाँ ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, रेटिना को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये पुतली क्या करता है, ये कंट्रोल करता है प्रकाश की किरण को। प्रकाश किरण क्या करता है, कंट्रोल करता है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन का है कि मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आप इसे याद रख लेंगे, है ना। मानव नेत्र का दूर बिंदु, ध्यान समझिएगा, है ना। क्या पूछा है, दूर बिंदु क्या है। तो मानव का जो आँख है ना, यह कितना दूरी तक देख सकता है, तो अनंत दूरी तक देख सकता है। कितना दूरी तक देख सकता है, अनंत दूरी तक से देख सकता है कि नहीं। लेकिन जब पूछेगा, ये हो गया दूर बिंदु हो गया, है कि नहीं। जब पूछता है मानव का आँख निकट बिंदु क्या है, निकट मतलब सामने, तो सामने कितना सामने तक देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर तक सुस्पष्ट देख सकता है। जब निकट पूछेगा तो हो जाएगा 25, है ना। और जब दूर पूछेगा तो हो जाएगा अनंत। इसको आप याद रखिएगा। तो 25 सेंटीमीटर आपका नहीं होगा, आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, अनंत हो जाएगा। 25 कब होता है, जब यहाँ पर दूर की जगह पूछता है निकट में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें कहा है कि मानव नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो हम लोग के आँख में जो आता है प्रकाश, उसको नियंत्रित कौन करता है, जो आप लोग को इस तरह बीच में जो दिखता है पुतली, है ना, पुतली, वही कंट्रोल करता है। तो आपका पुतली आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। जो मानव नेत्र जो होता है, आपको कौन क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। तो इसमें हम लोग को जो आप लोग का जो प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु को देखते तो प्रतिबिंब बनता है। तो आँख में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन दिया है, सीधा और आभासी। तो सीधा आभासी तो हम लोग क्या हमेशा कभी बनबे नहीं करता है, तो आभासी वाला सीधा काट दीजिए, है ना। तो बचा क्या, उल्टा वाला। तो हम लोग किसी वस्तु को यदि देखते हैं ना, तो वो हमेशा उल्टा बनता है। अगर उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। कैसे, क्योंकि आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, एक फॉर्मूला होता है वाव। क्या होता है, वाव। वाव तूने अच्छा काम किया, वाव वाव वाव, है ना। बोलते हैं ना, वाव 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 कितना अच्छा है। तो वाव से याद रखिएगा वास्तविक। अगर वास्तविक है तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, वाव वाव वाव, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहा है कि 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है। किसकी दो को लिख दिया है, किसकी इकाई है। तो 1 किलोवाट क्या होता है, आपका क्या होता है, ऊर्जा का होता है। क्या होता है, ऊर्जा का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का है कि कुलम्ब यहाँ पर कुलम होता है किसका ऐसा मात्रक है। तो कुलम किसका ऐसा मात्रक होता है, विद्युत आवेश का। क्या होता है, विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है। आपको पता होगा, जो कुआं में हम लोग लगाते हैं, मोटर लगाते हैं ना, एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये क्या करता है, जब हम लोग लाइन से जोड़ते हैं मशीन को, तो विद्युत ऊर्जा होता है उसे आंतरिक ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए, जल का विद्युत अपघटन ये हमेशा क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, है ना, ये क्या बनाता है, आपका अभिक्रिया करके कॉपर प्लस H2O यानी जल बनाता है, कॉपर और जल बनाता है। तो पूछा है कि दिए हुए अभिक्रिया में किस प्रकार की उपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग होना उपचयन कहलाता है। और ऑक्सीजन का ह्रास होना, ह्रास मतलब घट जाना, क्या होता है, अपचयन हो जाता है। तो यहाँ उपचयन पूछा है। तो यहाँ देखिए, ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन संतुलित होने के बाद उधर क्या बन गया है, हाइड्रोजन के साथ क्या चल गया है, ऑक्सीजन चल गया है। तो यहाँ क्या हो गया है, ऑक्सीजन का क्या हो गया, उपचयन हो गया, योग हो गया। तो किस में हो गया है, हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन में हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, कहा कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। जो आपको यहाँ पर चित्र दिया गया है, किस प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है। अगर देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन है और लोहे की कील है। जब कॉपर सल्फेट और लोहे का कील रहता है तो हमेशा याद रखिएगा विस्थापन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो आपका लिटमस पत्र जो है हमेशा प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
कि किसी विलयन के pH मान 10 है तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए, अगर pH यदि 7 रहता है, pH का मान 7 के बराबर रहता है तो उदासीन होता है। pH के मान 7 से बड़ा होता है तो 7 से बड़ा होता है तो क्या होता है, वह क्षारीय हो जाता है। क्या होता है, क्षारीय। लेकिन pH का मान जब 7 से छोटा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अम्लीय। तो यहाँ 10 है, 7 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, क्षारीय। तो क्षारीय ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काहे कि दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। देखिए, ये हाथ धो रहा है ना। तो पूछ रहा है कि हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए या हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, ये भी हमें अम्ल के साथ हाथ धोना चाहिए या सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन को चेतावनी चिन्ह दिखा रहा है। तो जो आपको सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का जो है ना, ये चेतावनी चिन्ह दिखा रहा है कि सब में धोना नहीं चाहिए, है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली खट्टा पदार्थ है, आपको याद होगा। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये ध्यान से देखिए, अधातु पूछा है तो अधातु क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एक धातु है, जब धातु पूछता तो हो जाता पारा, लेकिन यहाँ पूछा है अधातु तो हो जाएगा आपका ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो किस पदार्थ का किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। जो आधुनिक आवर्त सारणी जो हम लोग किस आधार पर बना है, देखिए उसमें क्या सजाए, 1 2 3 यानी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यानी सीरियल नंबर सजाया, जिसको परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आपको अभिक्रियाशील वाला धातु वाला आपको याद होना चाहिए, पोटेशियम है ना, ये सब पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, ये सब आपको याद होना चाहिए, जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाशील वाला है। तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की भूपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक क्या कहते हैं। तो तत्व या यौगिक क्या कहते हैं, हम लोग खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है कि प्रोपेनॉल में कौन से अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। अभिक्रियाशील समूह आपको बता दें कि प्रोपेनॉल, ऑल मतलब क्या होता है, एल्कोहल। क्या होता है, एल्कोहल। तो एल्कोहल लास्ट में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल, ये क्रियाशील समूह हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए कि 27 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है कहाँ होता है, पेड़ पौधों में होता है। तो पेड़ पौधे को जो उसका पत्ती होता है, क्या होता है, उसका पत्ती होता है कि नहीं। चलिए उसका एक पत्ती ले लेते हैं। तो वह क्या करता है, जल का टूटना, जल का टूटता जरूर टूटता है। ऑक्सीजन मुक्त होता है, मतलब ऑक्सीजन भी छोड़ता है, तब ना हम लोग सांस ले पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन लोग सांस लेता है, पेड़ पौधे है ना। तो यहाँ बोल दिया मुक्त होता है, यही आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही नहीं है ना। निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे किस दिशा में होता है। आपको बता दें, यहाँ ऑप्शन दिया है कि केवल ऊपर की दिशा, केवल नीचे की ओर, है ना, या दिया है ऊपर और नीचे दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि पेड़ पौधे जो होता है, यहाँ भोजन मान के चलो कहीं पत्ता में एक जगह बना दिया है कि नहीं। तो यहाँ से भोजन क्या आएगा, नीचे भी तरफ ले जाएगा और ऊपर भी तरफ ले जाएगा, क्योंकि चारों तरफ डाल फैला है कि नहीं। तो ऊपर नीचे दोनों जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर का है कि वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक क्या बोलते हैं, वृक्काणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृक्काणु। तो वृक्काणु कौन सा ऑप्शन में है, वृक्काणु ऑप्शन नंबर किस में, वृक्काणु तो किसी में नहीं, ऑप्शन नंबर बी होता है। यहाँ पर वृक्काणु लिखना छूट गया है ना, वृक्काणु हो जाता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि फल को पचाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो फल को कौन पचाता है, यानी पकाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर एथिलीन। एथिलीन क्या करता है, फल को पका देता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन एक क्या है, फीमेल हार्मोन है। तो फीमेल हार्मोन में क्या हांस होता है, दोनों अंडाशय से उत्पन्न होता है फीमेल हार्मोन में, आपको याद होगा है ना। तो क्या हो जाएगा, अंडाशय, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। ये तो डिफिनेशन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। तो निषेचन कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है, ये आपको दिख रहा है, आपको ये क्या है, हाइड्रा है। पूछा है कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। तो ये हाइड्रा में क्या निकल गया है, मुकुल निकल गया है। तो मुकुल से क्या याद रखिएगा, मुकुलन।
तो मुकुलन हो रहा है, मुकुनल जनन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 नंबर। पक्षी और चमगादड़ के पंख है, तो पक्षी और चमगादड़ के पंख हमेशा क्या होता है, समजात अंग नहीं होता है, अवशेषीय अंग जीवाश्म तो हवन करता है, क्या होता है, समजात समरूप अंग होता है। जब समजात अंग नहीं है तो क्या हो जाएगा, असमजात अंग। असमजात यहाँ गलत लिखा गया है थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, असमजात अंग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। आप याद रखिएगा, मटर 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 है ना, मेंडल ने किस चुना था, मटर को। याद कैसे करेंगे, म से मेंडल, म से मटर का पौधा चुना था, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, तो उत्पादक कौन है, आपको बता दें कि देखिए घास जो होता है, घास को कीट वगैरह खाता है, तो घास क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यही सबको क्या करता है, सबको मतलब भोजन प्रदान करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, तो शाकाहारी निर्माण कैसे होता है, प्रथम पोषी स्तर में। कैसे, क्या कि समझ लो ये घास है ना, घास को कौन खाता है, खरगोश खाता है, तो प्रथम पोषी स्तर से क्या होता है, निर्माण होता है आहार श्रृंखला का, है ना। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि ओजोन परत के अवक्षय के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत अवक्षय मतलब कैसे इसका नुकसान हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा, ये लकड़ी तो है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। ये तो सबको याद होगा, 15 किलोमीटर पर घंटा। 15 किलोमीटर याद रखिएगा, किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और किस देश में पवनों का देश कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा, डेनमार्क को। क्या कहता है, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से 40+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करवाएं इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।